रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है एक्वायर करना और एक्यूमुलेट करना वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स को, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, फंड करने के लिए इकोनॉमी का डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है। उसको फंड करने के लिए जो हम रिसोर्स को एक्यूमुलेट करते हैं, एक्वायर करते हैं, उसको हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स रहता है, जैसे कि इसमें हो गया कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स हो गया, जैसे इसमें स्किल और प्रोडक्टिव ह्यूमन फोर्स जो होती है, वर्क फोर्स जो होती है वो। नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, मिनरल्स। रिसोर्स मोबिलाइजेशन फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो एक होता है डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसमें आता है सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। एक्सटर्नल रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, अदर एक्सटर्नल रिसोर्स आ गया। और लास्ट होता है पब्लिक गवर्नमेंट का रिसोर्स या पब्लिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसमें टैक्स से आता है, टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, पब्लिक बोरिंग एंड फिजिकल मैनेजमेंट होता है। डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करेंगे तो ये रैपिडली इवॉल्विंग ग्लोबल लैंडस्केप है। जो ट्रेडिशनल ग्लोबल लैंडस्केप जो पॉलिसीज है उसको लेस इफेक्टिव बना रहा है, जो नेशन जो है डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की ओर जा रही है, मेकिंग ट्रेडिशनल ग्लोबलाइज्ड पॉलिसीज लेस इफेक्टिव, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नेशन क्या हो रहा है, वो इनवर्ट टर्न हो रहे हैं, मतलब वो क्लोज इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब अपने आप पे सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। तो डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है वह डोमिनेंस गेन कर रहा है। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जो हाईलाइट करती है अर्जेंट नीड है इफेक्टिव डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में कहा गया था कि एक्सटर्नल ग्रोथ ड्राइवर जो है वो लेस रिलायबल है। नेशन की एबिलिटी जो है इंटरनली जनरेट होनी चाहिए और डिप्लॉय करना चाहिए अपने ह्यूमन, फाइनेंशियल और नेचुरल रिसोर्स को, ताकि वो मोर रेजिलियंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन कर सके। डोमेस्टिक रिसोर्स जो है कंसिडर की जाती है मोर स्टेबल और रिलायबल। ये प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है प्राइमरी इंजन है ग्रोथ के। ये फ्यूल करते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को, एनहांस करते हैं इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सेविंग की बात करेंगे तो ये पोर्शन ऑफ इनकम होता है जो हम स्पेंड नहीं करते हैं कंजप्शन पे। ये एक्यूमुलेट होता है बैंक डिपॉजिट में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में या फिर एसेट्स के फॉर्म में। इन्वेस्टमेंट जो होती है अलोकेशन होता है रिसोर्स का, टिपिकली कैपिटल जो जनरेट करता है फ्यूचर रिटर्न। एक ऐसा अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं, जिससे हमको फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। ये इंक्लूड करता है स्पेंड करना मशीनरी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और अदर एसेट्स क्रिएशन पे लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव वैल्यू के लिए। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है दोनों प्राइमरी इंजन है इकोनॉमिक ग्रोथ के। सेविंग जो होती है जब चैनलाइज की जाती है इफेक्टिवली तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाती है जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इंगेज होती है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ये मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये रिप्रेजेंट करता है कितने फिजिकल एसेट्स जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुए हैं। हायर जो होगा, अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हाई है तो वो इन्हांस करेगा इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। हायर सेविंग जो होता है इससे हायर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो बूस्ट करेगा प्रोडक्शन को और क्रिएट करेगा जॉब और इंक्रीज करेगा इनकम को। ये इससे हायर सेविंग होगी। इन टर्न हायर सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर प्रोडक्शन हुआ, जॉब हुई, इनकम बढ़ी, फिर अगेन इनकम बढ़ी तो लोग क्या होंगे, लोग का एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, साथ साथ सेविंग भी बढ़ेगी। क्रिएट करेगा ये सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल, ठीक है। तो पहले हाई सेविंग से हाई इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बूस्ट हुआ, फिर जॉब क्रिएशन हुई, इनकम बढ़ी, फिर अगर हाई सेविंग हुई, तो ये वर्चुअल साइकिल होती है। ट्रेंड की बात करेंगे इंडिया में सेविंग रेट की, तो इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग जो है वो फ्लक्चुएटेड हैज सीन अ फ्लक्चुएशन का। थ्री मेन कंपोनेंट्स का बना होता है। एक होता है हाउस होल्ड सेविंग, ये है ना 18% ऑफ द जीडीपी है। 3 ईयर डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया है इसने, ठीक है। ये हाउस होल्ड सेविंग, ये ट्रेडिशनली लार्जेस्ट कंपोनेंट था। ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है इंडिया की जीडीपी का लार्जेस्ट कंपोनेंट है। ये डिक्लाइन हो गया है, 18% हो गया है, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया है। कॉर्पोरेट सेविंग की बात करेंगे तो ये अकाउंट करता है 11% जीडीपी का। पब्लिक सेविंग की बात करेंगे तो ये सरप्लस और डेफिसिट जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, अगर उसमें सरप्लस है, ओवर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू ऐसी रिसीज जाता है, एक्सपेंडिचर कम है, तो उसके हम कहेंगे पब्लिक सेविंग। उसके बाद बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग की बात करेंगे तो 30% ऑफ जीडीपी की है। ग्रॉस जो हमारी सेविंग है वो 30% है। 30% में से हम देखें तो 18% तो हमारा हाउस होल्ड सेविंग ही है और 11% जो है कॉर्पोरेट सेविंग है। तो रिमेनिंग जो है मिनिस्कुल मार्जिनल अमाउंट जो है वो पब्लिक सेविंग के अंदर आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट की बात करेंगे तो इसमें 30.7% है। इसमें हाउस होल्ड सेविंग आता है, कॉर्पोरेट सेविंग आता है, गवर्नमेंट सेविंग आता है। ये रिलेटिवली लोअर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ये लो है। पब्लिक सेविंग की बात करेंगे तो ये सरप्लस जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के रेवेन्यू जो सरप्लस होता है और इस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसे हम कहते हैं पब्लिक सेविंग। हाउस होल्ड की फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की बात करेंगे तो 6.2% है जीडीपी का। ये इंडिकेट करता है राइज हो रहा है हाउस होल्ड की जो बोरोइंग है और रिलायंस से क्रेडिट पे वो राइज हो रहा है। इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो कोर स्टेबलाइजर, प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट जो है लास्ट 4 ईयर में, उससे सेवरल पॉजिटिव आउटकम हुए इंडियन इकोनॉमी के लिए। गवर्नमेंट की फिस्कल स्ट्रेटेजी है वो सक्सेसफुली, उसने ओवरऑल जो सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप है, केप द ओवरऑल सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप फ्रॉम वाइडनिंग।
एंड इंश्योर्ड अ कंफर्टेबल फाइनेंसिंग ऑफ द करेंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया है कि जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है उसको, इसमें जो गैप है उसको वो फिल कर सके। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है, जिसने इनहांस किया है कंट्री की जो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है उसको इनहांस किया है। ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना, जैसे ही हाउस होल्ड की सेविंग रेट जो मॉडरेट होती है वॉज मेंटेन इवन एज द हाउस होल्ड सेविंग रेट मॉडरेटेड। जब हाउस होल्ड की सेविंग जो है कम हुई तब भी ये जो फिजिकल डेफिसिट, जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट का जो वो था, डेंजर था, उससे कम करने की कोशिश की गई है। डिमॉन्स्ट्रेट करता है इंडिया की इकोनॉमिक रेजिलियंस को। सेविंग रेट की बात करेंगे, हाउस होल्ड 18%, ग्रॉस सेविंग जो है 30%, और हाउस होल्ड की फाइनेंशियल डेबिलिटी जो है 6.2%। ठीक है, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को। दो नो इंडियन बैंक जो है वर्ल्ड की टॉप 30 में इंडिया की कोई बैंक नहीं है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर जो वो स्ट्रेंथनिंग हो रही है। क्लीन अप करने की जरूरत है कॉर्पोरेट को, बैंक बैलेंस शीट को, और इंस्टीट्यूशनलाइज करना है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को। इंडियन बैंक जो है अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में फ्यूल करने के लिए इंडिया की ग्रोथ को। इंडिया का इंप्रेसिव फाइनेंशियल स्केल, इंडिया का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वो ग्रो कर रहा है सिग्निफिकेंटली। बैलेंस शीट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 807 बिलियन की है, वो लार्जर है वर्ल्ड बैंक की जो है 8347, आईएमएफ की 560, तो उससे भी ज़्यादा है। न्यू ग्लोबल लेंडर की बात करेंगे, न्यू ग्लोबल लेंडर इंडिया जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोवाइडर है इंटरनेशनल असिस्टेंस के लिए, ऑफर कर रहा है अनकंडीशनल एड। इसने $1 बिलियन लोन दिया श्रीलंका को। अल्टरनेटिव जो है अल्टरनेटिव दे रहा है, अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है टू कंडीशनल लोन जो होते हैं, आईएमएफ के कंडीशनल लोन होते हैं, और जो बेस्ड है वॉशिंगटन कंसेंसस पे, उसके अगेंस्ट ये जो है अनकंडीशनल लोन प्रोवाइड करता है, अनकंडीशनल एड प्रोवाइड कर रहा है इंडिया। इन्वेस्टमेंट पैराडॉक्स की बात करेंगे, स्लगिश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक डिफाइनिंग फीचर जो है इंडिया की रिसेंट ग्रोथ की बात करेंगे तो हैवी रिलायंस है कंजप्शन पे। हमारा प्राइवेट कंजप्शन जो है वो 60% है जीडीपी का, जबकि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है 31% है ईयरली। ये शार्प कॉन्ट्रास्ट जो है इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल, चाइना का जो है इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल है जहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, पर इंडिया में चाइना में जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है अबव 40% रही है, पर इंडिया में जो है वो क्रॉस नहीं की है, कभी भी क्रॉस नहीं की है। 2001 से 2023 के बीच में कभी भी 35% से ज़्यादा नहीं हुई है। अभी 31% है, 35% से ज़्यादा कभी नहीं हुई है। गवर्नमेंट चाहती है कैटलाइज करना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, जिससे सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इससे क्राउडिंग होगा प्राइवेट प्लेयर का, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्रिएशन प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और वर्चुअल साइकिल जो है जनरेट होगी। रीज़न क्या है स्लगिश क्यों है? स्लगिश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम क्यों है? पहले तो पॉलिसी और रेगुलेटरी चैलेंज है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग हाई है, कंज्यूमर की डिमांड जो है वो वेरी करती है, और लोअर कंज्यूमर डिमांड, और क्राउडिंग आउट है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट है बोरो कर लेती है, अगर गवर्नमेंट बैंक से ज़्यादा बोरो कर लेती है तो बोरिंग कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। बोरिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण क्या होता है, लोग बैंक के पास एक तो पैसे अवेलेबल नहीं रहते, और पैसे अवेलेबल है अगर बैंक के पास तो लो इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा देते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट अपने ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों का जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए लोन महंगा हो जाता है। अचीव करना है अगर हमें विकसित भारत 2047 तक, तो हमारा गोल ये नेसेसिटेट करता है कि हमें सस्टेन इंक्रीज करने की जरूरत है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 1 से 2% ऑफ जीडीपी। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 बताता है कि अचीव करना है अगर हमें ग्रोथ, तो इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो राइज होना चाहिए, अप्रॉक्सिमेटली 35% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, जो अभी 31% है। एक्सटर्नल रिसोर्स मोबिलाइजेशन की आप बात करेंगे तो इसमें आता है एफडीआई। इंडिया मोबिलाइज कर रहा है रिसोर्स टू मेन एक्सटर्नल सोर्सेज है, एक तो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एक एफपीआई है। एफडीआई जो होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है प्रोडक्टिव एसेट्स में। यहाँ एक्वायर करते हैं हम कंपनी को या सेटअप करते हैं फैसिलिटीज़ को। यहाँ कैपिटल आता है, टेक्नोलॉजी आती है, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज आती है, ड्राइव करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, जॉब क्रिएशन। एफपीआई जो होता है, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये इन्वेस्टमेंट होता है असेट्स में, स्टॉक में, बॉन्ड में। ये स्पेकुलेटिव होता है और मोर लिक्विड होता है। ये लैक करता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, जैसे कि एफडीआई करता है, ये स्टेबिलिटी नहीं होती। इसे रिफर किया जाता है हॉट मनी, क्योंकि ये जल्दी आता है और जल्दी चला भी जाता है। सेक्टर वाइज एफडीआई फ्लो की बात करेंगे तो सेक्टर वाइज एफडीआई फ्लो में सर्विस सेक्टर 16%, कंप्यूटर 15%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 15%, ट्रेडिंग 7%, टेलीकम्युनिकेशन 6%, ऑटोमोबाइल 5%, कंस्ट्रक्शन में 9%, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल 3%, केमिकल 3%, नॉन रिन्यूएबल 3%। अब स्टेट वाइज बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 31%, फिर कर्नाटक 21%, गुजरात 16%, ये तीन याद रखने हैं। एफडीआई फ्लो कंट्री में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कंट्री किस कंट्री से आता है? मॉरिशियस से आता है, और सिंगापुर से आता है, और यूएसए से आता है, और यूके से आता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम
एफडीआई एपीआई में फ़र्क, एफडीआई जो होती है प्रोडक्टिव एसेट्स पे होती है, ये लॉन्ग पीरियड की होती है, ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है, ये मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक प्लान में हेल्प करती है, लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है, ठीक है। ये इजीली ये लेस लिक्विड होती है, ये एसेट जो है टिपिकली एक्वायर की जाते हैं ये, और ये जो इसका डिपार्चर होता है वो डिफिकल्ट होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है एसेट्स पे और सिक्योरिटीज़ में, ये पैसिव होती है, ये एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पाते डे टू डे मैनेजमेंट में। एफपीआई जो है, एफपीआई होल्डर जो है वो डायरेक्ट डे टू डे मैनेजमेंट में एक्टिवली इन्वेस्ट एंगेज नहीं करते, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये हाई लिक्विड होती है, इसे हम हॉट मनी भी कहते हैं। एफडीआई इन द न्यू ग्लोबल ऑर्डर, करंट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वहाँ ग्लोबल पुश दिया जा रहा है डाइवर्सिफाई करने के लिए सप्लाई चेन को अवे फ्रॉम चाइना, मतलब चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। ये सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटेजी जो है वो इन्वॉल्व करती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो सेटअप करे अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस, अपने अपना जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि वो चाइना पर डिपेंडेंट है। तो चाइना में कोई भी पॉलिसी चेंज होता है तो उससे बाहर कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट पे इफेक्ट पड़ेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन पे डिसरप्शन होगा, और चाइना इसको वेपनाइज कर सकता है, ठीक है। और इंडिया जो है डेमोक्रेटिक नेशन है, इसका डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल हाई है और लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है, तो इंडिया जो है गुड कंटेंडर है अट्रैक्ट करने के लिए न्यू वेव ऑफ एफडीआई। इंडिया का एफडीआई फ्लो की बात करेंगे तो ओवर डबल इन अ डिकेड, 36 बिलियन था अब 81 बिलियन हो गया 2024-25 में। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम डिजाइन किए गए अट्रैक्ट करने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चर को स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जैसे इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, और इंटीग्रेट करना इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन में, ब्रिज करना है गैप एफडीआई का एमओयू और एक्चुअल इनफ्लो। पर्सिस्टेंट चैलेंज है इंडिया के लिए, गैप है अनाउंस जो एफडीआई इंटेंशन होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर होता है, एक्चुअल हम जो जितना हमें रिसीव होता है, मतलब जितना हम कहते हैं और जितना हमें रिसीव होता है उसके बीच में। तब पहला क्या क्या हर्डल्स है इसमें, पर्सिस्टेंट चैलेंज जो है इंडिया जो फेस करता है वो है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, लैंड एक्विजिशन चैलेंजेस आता है, राउंड ट्रिपिंग होती है, मतलब है ना हमारे यहाँ टैक्स ज़्यादा है तो लोग क्या करते हैं, हमारे पैसे जो है हमारी कंट्री के लोग हमारे पैसे यहाँ से देगा फॉरेन कंट्री में अपनी शेल कंपनी स्टार्ट करते हैं और फिर वहाँ से शो करते हैं कि हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेनर, तो एफपीआई के थ्रू, एफडीआई एफपीआई के थ्रू। तो ये सर्विस सेक्टर जो है लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहा है एफडीआई का, ठीक है। नेट एफडीआई जो थी 10 बिलियन थी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2025 में। राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, राउंड ट्रिपिंग ये एक इलिसिट प्रैक्टिस होती है जहाँ डोमेस्टिक फंड जो है राउटेड किया जाता है ओवरसीज जुरिस्डिक्शन से थ्रू। यहाँ क्या करते हैं, एक पर्सन ए, ये इंडिया में रहता है, इंडिया का सिटीजन है, ये एक कंट्री है जैसे मॉरिशियस, ये मॉरिशियस में अपना पैसा लगाएगा, यहाँ शेल कंपनी स्टार्ट करेगा, शेल कंपनी शो करेगा कि ये रजिस्टर्ड है मॉरिशियस की, फिर मॉरिशियस के थ्रू ये इंडिया में वापस इन्वेस्ट करेगा, तो इसे टैक्स कम लगेगा। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है दोनों कंट्री के बीच में, अगर और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट डीटीए है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये होती है राउंड ट्रिपिंग, और एक तो होता है ट्रिटी शॉपिंग। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रिटी शॉपिंग करते हैं, राउंड ट्रिपिंग करते हैं और टैक्स सेवन कंट्रीज़ को इसको मिसयूज़ करते हैं, टैक्स सेवन कंट्रीज़ के पॉलिसीज़ का। अब क्या है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या लाया था, जनरल एंटी अवेयरनेस रूल लाया था। उसके बाद है क्यों इंडिया की एफडीआई गिरी है, एफडीआई जो है इंडिया में एफडीआई जो है 90% डिक्लाइन हुई 2024 फाइनेंशियल ईयर में। ग्रॉस एफडीआई जो 81 बिलियन थी, पर आउटवर्ड एफडीआई भी जो है वो ज़्यादा थी, आउटवर्ड एफडीआई में 75% ग्रोथ हुआ है। रिपेट्रिएशन जो था 104 बिलियन एक्सीड्स 104 बिलियन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, राइजिंग हो रहा है रिपेट्रिएशन, मतलब जो इंडिया में रह रहे हैं फॉरेनर, जो इंडिया में रह रहे हैं अर्निंग कर रहे हैं, वो यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, जो कंपनीज यहाँ अर्न कर रही है वो अपने प्रॉफिट को अपने जो नेशन है, अपना जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है या रजिस्टर्ड नेशन है वहाँ भेज रही है, ठीक है। तो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड जो है हर्टिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, वीक ग्लोबल डिमांड जो है डिक्लाइन हो रही है, वीक है ग्लोबल डिमांड, उससे हर्ट कर रहा है ये सेक्टर को। ट्रेड फ्रिक्शन, उससे कॉशियस अप्रोच ले रही है, जो कई सारे इन्वेस्टर है कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। और जो इन्वेस्टर है वो कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी जो है वो हाइप कर रही है। कई सारे अर्लियर एफडीआई इनफ्लो जो है वो एंटर कर रहे हैं हार्वेस्ट फेज में, कंपोजिशनल शिफ्ट हो रहा है एफडीआई के इनफ्लो में, मतलब कि अल्टरनेटिव लोग देख रहे हैं। उसके अलावा पास्ट पॉलिसीज़ में इनकन्सिस्टेंसी या प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, न्यू मॉडल ट्रीटीज आई है, आर्बिट्रेशन का क्लेम, ठीक है, हाईएस्ट इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन है। उसके अलावा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, जैसे कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, तो उसके थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, दो आरबीआई कहती है कि मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है,
इंक्रीज हो रहा है रिपेट्रिएशन में, और स्मूथ फॉरेस्ट इन्वेस्टर जो है वो एग्जिट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करता है मार्केट की मैच्योरिटी को। उसके अलावा इंडिया रिमेन्स फेवर डेस्टिनेशन, लोगों का कॉन्फिडेंस हाई है इन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया। ट्रांजिस्टरी कैपिटल रोटेशन ही है, और स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक, कैपिटल गुड्स एंड फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल एनसीएलई वाया पीएलआई स्कीम। रेमिटेंस की बात करेंगे तो ये प्राइवेट ट्रांसफर मेनली ड्रिवन होता है। रेमिटेंस जो इंडियन एम्प्लॉय जो ओवरसी वर्क करते हैं वो अपना ट्रांसफर करते हैं, अपनी जो अर्निंग है उसको ट्रांसफर करते हैं इंडिया में। 130 बिलियन इंडिया ने रिसीव किया रेमिटेंस 2024 में। ये ग्रोथ जो है रिफ्लेक्ट करती है स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा और रोबस्ट रेमिटेंस जो इनफ्लो है। ये डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ये जो हाई जो आ रहा है, ये हमारी जो इकोनॉमिक रेजिलियंस है उसे स्ट्रेंथन करता है। इंडिया का 129, फिर मैक्सिको है, फिर चाइना है। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये इसका मतलब होता है कंसेशनल फाइनेंसिंग जो ऑफिशियल प्रोवाइड की जाती है ऑफिशियल एजेंसीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को। इंडिया जो हिस्टोरिकली रेसिपिएंट रहा है, इंडिया की हाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसने चेंज किया है इसका इंटरनेशनल स्टैंडिंग। अब नो लॉन्गर इंडिया को देखा नहीं जाता है वेस्ट के द्वारा एक टिपिकल एड रिसीवर की तरह। अब इंडिया जो है इवन एड प्रोवाइड करने में वर्क कर रहा है। साइमल्टेनियसली इंडिया जो एक्सपांड कर रहा है अपने ओन डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम अंदर। इंडिया का जो इंडिया डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम जो है आइडियाज़, इंडिया प्रोवाइड कर रहा है लाइन ऑफ क्रेडिट अदर डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे एशिया में और अफ्रीका में फंड कर रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। ये सर्व करता है टूल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए और एक्सटर्नल रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए फॉर इंडियन कंपनीज जो एग्जीक्यूट कर रही है अपने प्रोजेक्ट अब्रॉड। ये रिसेंट एग्जांपल जो है, ये फर्स्ट एवर रुपी डिनोमिनेटेड एलओसी जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जो एक्सटेंड किया गया है मॉरिशस में, एक एग्जांपल है। करंट अकाउंट सरप्लस, इंडिया का रिसेंट में करंट अकाउंट सरप्लस जो है ये इंडिकेट करता है एक्सटर्नल सेक्टर का स्ट्रेंथ। ये मास्क करता है सिग्निफिकेंट अंडरलाइंग वर्नरेबिलिटी जो है उसको मास्क करता है। फ्रेजिलिटी की बात करेंगे तो करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। एब्सोल्यूट वैल्यू में और रिलेटिव वैल्यू में हम देखेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू में 13 बिलियन डॉलर है, और रिलेटिव वैल्यू में 1.3% जीडीपी है। करंट अकाउंट सरप्लस जो है मार्क करता है फंडामेंटल जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है उससे मास्क कर रहा है। डेंजरस ओवर रिलायंस से हमारी वोलेटाइल एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, और डिक्लाइन हो रहा है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस पे। ओवर रिलायंस से हमारी सर्विस सेक्टर पे और रेमिटेंस पे। दूसरा हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वो स्टैग्नेट कर रहा है और डिक्लाइन हो रही है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। हमारा एफडीआई जो फ्लो है डिक्लाइन हो रहा है, सर्च हो रहा है, रिपेट्रिएशन सर्च हो रहा है। हमारे जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पे है उस पर रिलायंस जो बढ़ रही है। इनकंसिस्टेंट पॉलिसी रिस्पॉन्स है और वीक डोमेस्टिक डिमांड है, हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो है वीक है। एग्रेसिव फिजिकल कंसोलिडेशन हो रहा है, ये सप्रेस कर रहा है डिमांड को। एक्सेसिव मॉनिटरी ईजिंग हो रही है जो इनकरेज कर रहा है कंजप्शन को, इनकरेज कर रहा है। इनकम स्टेगनेट हो रही है, बैंक लैंडिंग जो है स्लगिश है, और सबड्यूट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है कम है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इंडिया को प्रायोरिटाइज करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को, बूस्ट करना चाहिए डिमांड को, अट्रैक्ट करना चाहिए सस्टेनेबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और रिड्यूस करना चाहिए वनरेबिलिटीज ताकि हम रिड्यूस कर सकें अपनी करंट अकाउंट वनरेबिलिटीज को रिड्यूस कर सकें। अब बात करेंगे गवर्नमेंट पब्लिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसमें आता है टैक्स रेवेन्यू। ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए, एसेंशियल है फंडिंग करने के लिए पब्लिक गुड्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम। जीएसटी जो है लैंडमार्क रिफॉर्म था, एम किया गया था क्रिएट करने के लिए यूनिफाइड नेशनल मार्केट। इसने इंप्रूव किया है फॉर्मुलाइजेशन और रेवेन्यू बॉयंसी को स्टेट के लिए, पर इस रिफॉर्म एजेंडा जो है रिमेन अनफिनिश्ड। की स्ट्रक्चरल इशू जो इंक्लूड करते हैं एक्सक्लूशन है, कई सारे आइटम का एक्सक्लूशन है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। ये आउटसाइड जीएसटी है जो ब्रेक करते हैं वैल्यू चेन को, इसका कैस्केडिंग टैक्सेस होते हैं इसमें। कॉम्प्लेक्स रेट स्ट्रक्चर है, कंप्लायंस जो मैकेनिज्म है कॉम्प्लेक्स है, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट होता है, सेसिव सरचार्ज का इशू है, ये स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन इसका नहीं होता है। एनालाइज करना है, एनालाइजिंग इंडिया लो टैक्स टू जीडीपी। की चैलेंज इंडिया में ये है कि टैक्स टू जीडीपी लो है। करंट टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 11.7% है, लोअर देन ओईसीडी कंट्री है जिनका 35% है नियरली, और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी का 20 और 25% है। करंट टैक्स टू जीडीपी लो है, ओईसीडी कंट्री से लो है। ठीक है, की रीज़न है इसका की रीज़न है हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, टैक्स एग्जेम्पशन और लूपहोल ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम लो है, इनएफिशिएंट टैक्स कलेक्शन इनएफिशिएंट है, इवेजन होता है, लेजिस्लेटिव लूपहोल्स है, डिपेंडेंस है इनडायरेक्ट टैक्स पे। ठीक है, जीएसटी कंट्रीब्यूट करता है टैक्स रेवेन्यू में, पर ये लेस प्रोग्रेसिव है। ये लिमिट करता है इफेक्टिवनेस कैप्चर करने में इनकम टैक्स फ्रॉम हायर अर्नर। लो रेशियो जो है वो लिमिट करता है गवर्नमेंट की फिजिकल कैपेसिटी को इन्वेस्ट करने के लिए। अगर लो कलेक्शन होगा टैक्स का तो लो इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट का फंड कम होगा तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कम करेगी, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर में वर्क नहीं कर पाएगी। स्ट्रक्चरल फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। स्ट्रक्चरल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स दिस इंक्लूड, कौन से फैक्टर है जिससे ये लो टैक्स टू जीडीपी है,
एक तो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, टैक्स एग्जम्पशन ज़्यादा है, लो पर कैपिटा इनकम है, पर रिसेंट राइज हुआ है टैक्स टू जीडीपी में, इंप्रूवमेंट हुआ है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, टैक्स रिफॉर्म लिए जा रहे हैं और बेटर कंप्लायंस मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये सिग्नल करता है पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है इंडिया के टैक्स सिस्टम में। अब बात करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। डिसइन्वेस्टमेंट जो है स्ट्रेटेजिक टूल है। न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की पॉलिसी जो है गवर्नमेंट एम कर रही है कि बेयर मिनिमम प्रेजेंस होनी चाहिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, वाइल प्राइवेटाइज करना है और क्लोज करना है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में उसे प्राइवेटाइज करना है। ये इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी, अनलॉक करेगा कैपिटल, अलाउ करेगा गवर्नमेंट को एग्जिट करने के लिए फ्रॉम नॉन कर सेक्टर। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट जो है अपने इक्विटी को सेल कर रही है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में। ये रेवेन्यू रेजिंग एक्सरसाइज है। पहले ये कंसिडर किया जाती थी मियरली एज अ रेवेन्यू रेजिंग एक्सरसाइज, मतलब खाली से पैसे जनरेट करना है। अब जो ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी टूल हो गया है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी टूल हो गया है। इम्पैक्ट क्या होगा प्राइवेटाइजेशन का? ग्राफ ये बताता है कि प्राइवेटाइज फर्म जो है एवरेज प्राइवेटाइज फर्म, नंबर ऑफ प्राइवेटाइज फर्म जो है बढ़ी है, उनका रेवेन्यू बढ़ा है। एसेट्स मोनेटाइजेशन प्लान, एसेट्स मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30 स्ट्रेटेजिक अप्रोच है लेवरेज करने के लिए एग्जिस्टिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को और क्रिएट करना है नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हम री इन्वेस्ट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट री इन्वेस्ट कर सके। इसमें क्या होगा, एग्जिस्टिंग एसेट्स बिट्स जो है उसको मोनेटाइज करेगी गवर्नमेंट, उससे पैसा मिलेगा, उस पैसे से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, एक तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगा, 10 लाख करोड़ जो है री इन्वेस्टमेंट होगा एक्सपेक्टेड है, वो बूस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये वर्चुअल साइकिल को प्रमोट करेगा। पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन एनहेंस होगा। ठीक है, इससे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, ग्रोथ होगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, टैक्स टू जीडीपी बढ़ेगा, टैक्स बायंसी बढ़ेगी, टैक्स एफिशिएंसी, टैक्स बायंसी बढ़ेगी, टैक्स इलास्टिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ग्रोथ बढ़ेगा, ओवरऑल प्रोग्रेस बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम को ग्रोथ होगा। ठीक है, सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। की चैलेंजेस की बात करेंगे, असिमेट्रिक परफॉर्मेंस है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लैक ऑफ यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द वेरियस सेक्टर, अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उसने केवल 30% जो अपना टारगेट था उसे मीट किया। चैलेंज है असेट्स वैल्यूएशन में, फेयर मार्केट वर्क क्या होगी, किसी एसेट्स को मोनेटाइज कर रहे तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का चैलेंज है। उसके अलावा रेगुलेटरी और पॉलिसी चैलेंज है। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना है जो एसेट्स मोनेटाइजेशन प्लान का, रिक्वायर करता है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लियर और एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे हम ट्रस्ट बना सकें स्टेक होल्डर के बीच में। स्टेक होल्डर का कोलेबोरेशन गवर्नमेंट के साथ जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर के साथ सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन जो है जरूरी है, जाके इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग हो सके। और रोल क्या होता है डिविडेंड का फ्रॉम पीएसयू एंड आरबीआई का सरप्लस, आरबीआई का सरप्लस आ रहा है, पीएसयू का डिविडेंड जो आ रहा है उसे क्या, उसका क्या रोल है। टॉप डिविडेंड गिवर क्या है, एक तो कोल इंडिया है, ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, पावर ग्रिड है और एनटीपीसी है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए सोर्स है। डिविडेंड जो है जो प्रॉफिट होता है किसी भी पीएसयू का उससे ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर होता है सरप्लस, आरबीआई जो अपना सरप्लस ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट को। आरबीआई ने अप्रूव किया, बम्पर सरप्लस ट्रांसफर किया था 2.5 लाख करोड़ के ऊपर का सेंट्रल गवर्नमेंट को 2024-25 में। ठीक है, तो ये वन ऑफ द सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन के लिए। इसके बाद बात करेंगे पब्लिक बोरोइंग एंड फिस्कल मैनेजमेंट, बैलेंस करना ग्रोथ इंपरेटिव को विद फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। गवर्नमेंट बोरोइंग जो है ये की टूल है फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है उसके लिए। हाई अगर गवर्नमेंट डेप्ट है तो वो पोस्ट करता है रिस्क मैक्रो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को, हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को, क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगा तो ये क्राउडिंग आउट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बोरो करेगी तो गवर्नमेंट के ऊपर इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा। और गवर्नमेंट अगर बैंक से ज़्यादा बोरो करेगी तो बैंक के पास पैसे कम रहेंगे लोगों को देने के लिए, तो प्राइवेट लोग जो है बोरो नहीं करेंगे, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो डिमांड कम होगी, अल्टीमेटली जो विशियस साइकिल जो है वो चालू होगी, तो विशियस ट्रैप बनेगा इससे। ठीक है, अब इसमें सेंट्रल चैलेंज है मैनेज करना डेट को, कंटिन्यू इकोनॉमिक ग्रोथ को कंटिन्यू करना और डेट को मैनेज करना। पोस्ट पैंडेमिक era ये सभी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है इंक्लूडिंग इंडिया, जहाँ पब्लिक डेट जो है बढ़ रहा है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का ये प्रोवाइड करता है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इंश्योर करने के लिए फिजिकल प्रूडेंस, ये टारगेट सेट करता है फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट के लिए। फिजिकल डिसिप्लिन जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फिजिकल कंसोलिडेशन प्लान गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है बजट में, ये रिड्यूस करना, इसका एम है रिड्यूस करना है फिजिकल डेफिसिट को बिलो 4.5%। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम करती है कि हमें डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो एक न्यू फिजिकल एंकर है फ्रॉम 2020 फाइनेंशियल ईयर 27, ये एम करता है रिड्यूस करना है गवर्नमेंट का रेट जो है और 50% फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू 50% बाई 2031।
डेट टू जीडीपी, सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट टू जीडीपी जो है 57% है, और स्टेट जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी जो है वो 80% है, 80 to 81% है। इंडिया का डेट टू जीडीपी जो है ये मॉडरेट है कंपेयर टू द एडवांस इकोनॉमी, जैसे कि यूएसए जो वो हायर है, उसका डेट टू जीडीपी हायर देन इमर्जिंग इकोनॉमी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो शेयर करती है, शेयर जो है वो लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। अब बात करेंगे रैशनल क्या है शिफ्ट होने में। एनके सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया कि यूज़ करना है डेट प्राइमरी टारगेट की तरह, डेट टू जीडीपी। इससे लॉन्ग टर्म फिस्कल स्टेबिलिटी आती है, सस्टेनेबिलिटी आएगी, ये पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करेगा, ये इंप्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को, ये अलाइन करेगा जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है जो यू जर्मनी फॉलो करते हैं उससे अलाइन करेगा, और फोकस करेगा ये ग्रोथ इनहेंसिंग एक्सपेंडिचर पे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है एज अ ग्रोथ कैटलिस्ट, रिसेंट ईयर में गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंटली रैंप किया है, मतलब बढ़ाया है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो ड्राइव करता है ग्रोथ को और मॉडर्नाइज करता है इकोनॉमी को। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने 11 लाख करोड़ के ऊपर खर्च किया है। क्लीन और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग गवर्नमेंट ला रही है। न्यूक्लियर एमिशन मिशन है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के लिए। हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड लाया है, पीएम आवास है हाउसिंग के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाह रही है इसके लिए जो है हमारा जो अभी जो है 0.7% है, तो गवर्नमेंट इसे इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चाइना का 2.4% है, हमारी गवर्नमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है। यूनियन बजट ने अलॉकेट किया है 20,000 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक को, तो ये बूस्ट करेगा इनोवेशन को। तो ईयर ऑन ईयर हम देख रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का फोकस जो है बढ़ रहा है।